नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट पर। यार दोस्तों, हम लोग मैथ रीजनिंग स्पेशल टेस्ट बैच में 3 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का चौथा टेस्ट का बारी है, जिसका पीडीएफ आपको समय पर भेज दिया गया होगा। उम्मीद करते हैं आप बना करके बैठे होंगे, कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 4 के प्रश्न संख्या पहला से। हाँ, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल टाइम पर जब आपको पीडीएफ सेंड किया जाता है तो मैसेज भी हम कर देते हैं, तो टाइम पर अपना पेपर को बना कर रखें। बना करके आप डिस्कशन में बैठिएगा तो उसका मजा कुछ और होगा, है ना। आप प्रश्न को किस प्रारूप में बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और हम उस प्रश्न को कैसे बताते हैं, आप कॉपी पर मेंशन कीजिए। जरूर कुछ ना कुछ टेक्निक जो है वह बेहतर होगा। आप उसको लिखते लिखते एक दिन समय ऐसा आएगा कि आप भी उसी टेक्निक को पकड़ लीजिएगा और प्रश्न को आप सेकेंडों में बनाना सीख जाइएगा। इसलिए प्रश्न को जरूर पहले टाइम पर बनाएं। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या पहला। कहता है ट्रेन किसी स्टेशन से जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक ट्रेन जो है किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 2 घंटा बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। अब देखिए एक बात समझिए, एक वो ट्रेन चला था एक स्टेशन से 40 के स्पीड से चला था, 2 घंटा चल लिया। उसके बाद उसी स्टेशन से, जिस स्टेशन से पहला ट्रेन चला था, एक और ट्रेन जो है छूटता है। कहता है एक निश्चित गति से दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटा में पकड़ लेता है। दूसरी ट्रेन का गति आपसे पूछा गया। बहुत आसान सा सवाल है, खाली बात को आराम से समझिए। अच्छा एक बात समझो मेरे भाई, पहला ट्रेन का स्पीड कितना था? पहला ट्रेन का स्पीड कितना था? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा कितना देर चला, पहले ही समझिए बात। तो पहला ट्रेन तो 40 के स्पीड से 2 घंटा चल लिया। तब दूसरा ट्रेन वही स्टेशन से खुला जहां से वह खुला था, और 4 घंटा में दूसरा का ट्रेन पहला ट्रेन को पकड़ लेता है। अब सिंपल सा बात समझिए, तब पहला ट्रेन कितना चल गया? तब 2 घंटा तो पहले वो अकेले चला था, और 2 घंटा बाद ही उसका पीछा करना शुरू किया, और इसको 4 घंटा का समय लगा पीछा करने में, पकड़ने में पहला ट्रेन को। तो सोचो पहला ट्रेन कितना चला? 2 घंटा पहले चल चुका था, 4 घंटा लगा दूसरा को पहला को पकड़ने में, यानी पीछा करने में। तो 4 घंटा जब दूसरा चला तो पहला भी चला पकड़ने के दौरान। तो 2 घंटा पहले चला, 4 घंटा, 2 घंटा पहले चला, 4 घंटा बाद में चला, यानी पहला ट्रेन टोटल कितना देर चला? 6 घंटा। 40 का स्पीड है नहीं, यानी कहने का मतलब है कि पहला ट्रेन इतना दूरी को तय किया है टोटल, जबकि दूसरा ट्रेन यही दूरी को जो है मात्र 4 घंटा में तय करके उसको पकड़ लेता है, नहीं है ना। यही बोला गया 4 घंटा में उसको पकड़ लेता है। तो जो दूरी पहला ट्रेन 6 घंटा में तय करता है, वही दूरी को पहला ट्रेन 4 घंटा में, केवल 4 घंटा में। तो दूसरा ट्रेन का स्पीड निकाल लीजिए, है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय, 4 से 10 बार में काट लीजिए, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर बी। देखिए फिर से एक बार हम आपको बताते हैं। देखो पहला ट्रेन 40 के स्पीड से चलता है, 2 घंटा चल लेता है, तब उसका पीछा उसी स्टेशन से एक और दूसरी ट्रेन से किया जाता है, और दूसरा ट्रेन पहला ट्रेन को 4 घंटा में पकड़ लेता है। तो पहला ट्रेन टोटल कितना देर चला? 2 घंटा तो पहले अकेले चला था, 4 घंटा इसके पीछा करने के दौरान चला। तो पहला ट्रेन टोटल 6 घंटा चला, उसका स्पीड था 40, यानी 40 के स्पीड से 6 घंटा में इतना दूरी तय किया। अब देखिए पकड़ लेता दूसरा ट्रेन, यानी जो है दोनों का दूरी बराबर हो जाता है। तो जो दूरी पहला ट्रेन जो है 6 घंटा में तय किया, वही दूरी को दूसरा ट्रेन जो है मात्र 4 घंटा में तय कर ले रहा है। दूसरा ट्रेन का स्पीड आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता 7 संख्या का चर्चा किया गया। हाँ मेरे भाई, कितना संख्या का? 7 संख्या। इसका औसत है 21, इनमें से प्रथम 4 का औसत है 18, अंतिम 4 का औसत 22, है ना। चौथी संख्या आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक बात समझिए, जैसे 7 संख्या का चर्चा है, हम एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखाते हैं। 1 से 7 तक लिखिए 7 संख्या, 4, 5, 6, 7। अब एक बात समझिए, अगर इसमें बोले प्रथम 4 तो 1 से 4 तक जाएंगे, अगर अंतिम 4 बोले तो 1, 2, 3, 4। अच्छा एक बात बताइए,
टोटल 7 संख्या था, लेकिन प्रथम 4 और अंतिम 4 को अगर आप कहोगे तो 4 और 4 कितना संख्या हो जा रहा है चेला? तो 8 संख्या हो जा रहा है आपका। जबकि संख्या आपके पास 7 ही है, तो क्या करेंगे, यह प्रथम 4 और अंतिम 4 का योग निकालेंगे और इसमें सातों संख्या का योग जो है घटा लेंगे, तो क्या बचेगा आपके पास? जो एक संख्या रिपीट हो रहा है बीच वाला, यानी चौथी संख्या का काउंटिंग प्रथम 4 में भी है, अंतिम 4 में भी है। आपसे चौथी संख्या ही पूछा जा रहा है, तो देखिए टोटल प्रथम 4 अंतिम 4 लेने से टोटल 8 संख्या का जिक्र हो जाएगा। इसमें चौथा रिपीट कर रहा है, इसमें 7 संख्या घटा लीजिए, जो रिपीट कर रहा है उसका मान निकल करके आ जाएगा। तो ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जैसे और भी हम बताते हैं, जैसे आपको कह देगा अभी कि 11 संख्या का दिया गया है ना, और उसमें अगर आपसे बोल दिया जाए कि प्रथम 6 अंतिम 6, तो 12 संख्या हो रहा है, यानी बीच वाला रिपीट कर रहा है, उसमें 11 संख्या घटा लेंगे, बीच वाला का मान निकल करके आ जाएगा। देखिए संख्या लिख करके भी मैनुअली आपको दिखला दी कि ऐसा होता है। अब देखिए आपसे चौथी संख्या पूछा, तो प्रथम 4 का औसत कितना है? प्रथम 4 का औसत है 18। देखिए औसत को जोगफल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना करते हैं। क्यों? क्योंकि एवरेज बराबर होता है, औसत बराबर होता है सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी। क्या होता है? सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी। जबकि अंतिम 4 का औसत कितना है? 22 है ना। चलिए तो जोगफल हो जाएगा 22 गुना 4। इसमें टोटल 8 संख्या हो गया, 7 संख्या घटा लीजिए, जो रिपीट है उसका मान आ जाएगा। सातों संख्या का औसत है 21, जोगफल 21 गुना कितना हो जाएगा आपका? 7। अब देखो 18 22 कितना हो गया? 40 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका? 160। माइनस में 100 कितना हो जाएगा आपका? 47। अतः आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 13। यानी जो चौथा संख्या है उसका मान कितना हो जाएगा? 13, है ना, 13 हो जाएगा। यानी बीच वाला संख्या भी इसको कह सकते हैं, है ना, बीच वाला संख्या का मान हो जाएगा 13। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो जो दो भाग में बांट करके दे रहा है ना, उसका योग निकाल लो और उसमें समुचित संख्या का मान घटा लीजिए, जो बीच वाला है जो रिपीट कर रहा है उसका मान निकल करके आ जाएगा मेरे भाई, है ना। चलो अगले सवाल की ओर आ जाओ। देखिए यदि किसी मूलधन पर ब्याज जो है ना, 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह प्राप्त होता है, तो प्रति वर्ष दर कितना प्रतिशत? देखिए यह प्रश्न जो है ना कई बार पूछा गया, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया, यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया, और भी कई जगह पूछा गया। बहुत ही आसान सा सवाल है चेला, खाली बात को आराम से समझो। कहता किसी मूलधन पर ब्याज जो है 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीना प्राप्त होता। कहने का मतलब है 1 महीना का ब्याज है 1 रुपया का, 1 पैसा नहीं, रेट आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? दर प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। हाँ ध्यान दीजिएगा। अच्छा सोचो 1 पैसा को रुपया में क्या लिखोगे? तो कहोगे सर लिखेंगे 1/100। नहीं मेरे भाई, क्या लिखोगे? 1/100, यानी 1 पैसा ब्याज है। अच्छा ये ब्याज है, किसका ब्याज है? 1 रुपया का है। कितना समय में है? तो 1 महीना में है। इसको वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि रेट चाहिए प्रति वर्ष वाला हमें, नहीं। अच्छा दर बराबर आप जानते हो, है ना, क्या होता है? ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। क्योंकि SI बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100, वहीं से निकल के आता है रेट बराबर, है ना, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। चलिए 100 से 100 काट करके हटा लीजिए। देखिए 12 पलट लीजिए ऊपर, यानी रेट ऑफ कितना हो जाएगा आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, यानी वार्षिक रेट जो हो जाएगा वो 12% हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर आपका सी जो है कि राइट आंसर है। कौन मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। देखिए बात को आराम से समझिए। ऐसा नहीं कि मेंसुरेशन आ जाए, ज्योमेट्री आ जाए तो डरना है, कतई नहीं डरना है मेरे भाई, कभी नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं। कहता एक आयताकार फलकी बॉक्स, यानी कहने का मतलब है घनावाकार बॉक्स का बात किया गया। बॉक्स जो है क्यूबॉइड के रूप में है ना, उसका सतही क्षेत्रफल। अच्छा मेरे भाई बताओ तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो कहोगे सर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में LH हुआ करता है। क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में LH। देखो यही दिया गया बॉक्स का सतही क्षेत्रफल, यानी हमको दिया गया 2 इंटू LB जोड़ BH जोड़ LH, और यह कितना दे रखा है? यह दे रखा है 240।
एक कंडीशन तो यह प्रश्न में दे रखा था, इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगला क्या कहता है, और इस बॉक्स के विकर्ण का लंबाई 11 सेंटीमीटर है। अच्छा, घनाभ का विकर्ण एक्चुअली होता क्या है, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। चलिए, तो एक चीज और दे रखा है, विकर्ण का लंबाई जो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है, यह दे रखा है आपका 11। देखो रूट हटाएंगे स्क्वायर हो जाएगा, यह हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, है ना, बराबर में 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 121, है ना। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। एक साइड का जो पावर होता है वह दूसरा साइड जाने के बाद क्या होता है, चला पलट जाता है। स्क्वायर रूट का मतलब हुआ पावर में 1/2, उधर जाकर के 2 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या चाहिए, इसकी लंबाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, गहराई का योग आपसे पूछा जा रहा है, यानी आपको चाहिए एल प्लस बी प्लस एच। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए। लेकिन स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एल बी जोड़ बी एच जोड़ एल एच, यही जिसका मान होता है। स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा। अब देखिए मान का प्रयोग कर लीजिए, आपके पास सारा मान है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का मान हो गया आपका 121 121, जबकि इसका जो मान हो गया आपका 240, कितना हो गया 240, कितना हो गया आपका 361, 361 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 19, या 19 का स्क्वायर हुआ करता 19 का 19, यही आपसे पूछा गया था। 19 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा, यानी इस घनाभाकार बॉक्स के लेंथ, ब्रेथ और हाइट का योग कितना सेंटीमीटर होगा, अतः इसके तीनों डायमेंशन का योग 19 सेंटीमीटर हो जाएगा, 19 सेंटीमीटर। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में जो है पूरा कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, हाँ मेरे भाई, क्या कहता है, ए और बी मिलकर काम को कितना दिन में, 20 दिन में पूरा कर सकता है। आगे बढ़ाइए बात को, तो वे एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु ए जो है वह काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम अच्छा एक बात बताइए, दोनों साथ में काम शुरू करता है और ए जो है 5 दिन अगर पहले काम को छोड़ देता है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले बात समझो। अगर दोनों साथ में काम शुरू किया, काम 20 दिन में पूरा होना चाहिए, क्योंकि दोनों मिलकर काम को 20 दिन में, एक काम समाप्ति से 5 दिन पहले छोड़ता है, अगर दोनों मिलकर करते रहता 20 दिन में समाप्त हो जाता, 5 दिन पहले छोड़ देता है, इसका मतलब है कि ए जो है 15 दिन काम किया। देखिए दोनों मिलकर काम शुरू किया है और दोनों मिलकर काम को 20 दिन में पूरा कर देता है। तो अगर दोनों मिलकर काम शुरू किया और काम समाप्ति से 5 दिन पहले ए छोड़ दिया, इसका मतलब एक कितना दिन काम किया, पहले इस बात को समझिए, है ना। तो एक काम किया आपका 5 दिन पहले, यानी 15 दिन काम किया, तो दोनों काम किया 15 दिन, तो दोनों से 15 दिन काम करवाइए, तो कितना हो जाएगा 15 बटा कितना 20। अच्छा, बचा काम कितना, शेष काम निकाल लीजिए एक में से घटा करके, तो 3 × 4, 3/4 घटाएंगे, बचा काम कितना 1/4, और शेष काम को कौन कंप्लीट करता है, शेष काम को बी 18 दिन में कंप्लीट करता है। कितना दिन में, 18 दिन में, 1/4, तो पूरा में तो ज्यादा समय लेगा बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, 72 दिन में, 72 डेज। यहां से पूरा कार्य जुम कर लो, कितना हो जाएगा आपका एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा आपका 360, इफिशियंसी देखिए दोनों का हो जाएगा 18, ए का कितना हो जाएगा 5। अब हमसे क्या कहता है, कहता इफिशियंसी जो होता है वह किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य होता है। तो 20 दिन में दोनों मिलकर 360, एक दिन में कितना करेगा 18, जबकि बी जो है 72 दिन में 360, एक दिन में कितना करेगा 5। कहता है बताएं ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो पूरे कार्य में ए के एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। ए का एफिशिएंसी देख लीजिए 18 दोनों का है, इसमें बी वाला घटा लीजिए, 18 में से 5 गया 13, यानी 360/13। ये ऑप्शन में आपको दिख भी रहा होगा, यानी ए जो है अकेले उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 360/13 दिन में कंप्लीट करेगा। कितना दिन में, 360/13 दिन में कंप्लीट करेगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई, देखो
एक रेलगाड़ी का जो लंबाई है मेरे भाई वो 180 मीटर है, जबकि दूसरा रेलगाड़ी का लंबाई 220 मीटर है। एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ रही है। एक दूसरे को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगा? देखो, रेलगाड़ी जब एक दूसरे को पार करता है तो वहां जो लंबाई होता है, वहां जो दूरी होता है, वह दोनों की लंबाई का योग हुआ करता है। आपको समय पूछा गया है ना, क्या पूछा गया आपको? समय। कितना देर में एक दूसरे को पार करेगा? आप खुद सोच के देखो चेला, एक दूसरे को पार कर रहा है, दूरी जोड़ेंगे, दूरी निकालेंगे, लंबाई जो 180 और 220 कितना हो गया आपका? 400 मीटर। आपसे समय पूछा गया, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। चाल कैसा है? तो अपोजिट डायरेक्शन है। जोड़िए, 40 और 50 कितना हो गया? 90, है ना। इसको मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कर लीजिए, मीटर, क्योंकि ऊपर का मामला जो है मीटर में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, जबकि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है ना। चलिए, अब 18 से काट लीजिए, कितना बार में? 5 बार में। तो 400 में 25 से यानी सिंपल सा बात, यहां अगर देखिएगा तो 25 से 2 जीरो काटिए, यानी 100 बना करके 4 बार में, यानी 4 चौक कितना हो जाएगा आपका? 16। कितना मेरे भाई? 16 सेकंड का समय लेगा। कितना? 16 सेकंड का समय लेगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट आंसर है। यानी रेलगाड़ी जो है एक दूसरे को जो है पार करने में कितना समय लेगा? तो 16 सेकंड का समय लेगा, है ना, 16 सेकंड। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता है दो भाई का बात किया गया। क्या बोला गया? दो भाई की वर्तमान आयु जो है, अच्छा देखो, दो भाई का वर्तमान आयु का रेशियो कितना? 1 कितना? 2। 5 वर्ष पहले ये अनुपात कितना था? 1:3। देखिए वो वर्तमान है या 5 साल पहले है? वर्तमान से 5 साल पहले जाने के लिए दोनों में 55 साल घटाएंगे और समान राशि जोड़ते घटाते हैं तो अंतर को बराबर करते हैं। चलिए बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुना कर लीजिए। अच्छा देखिए, घटता 5 साल है, अगर यूनिट को देखा जाए, है ना, तो कितना घट रहा है आप देख लो, है ना। 4 से 2 से 1 हो गया, 4 से 3 हो गया, यानी 1 यूनिट घटता है। घटता 5 साल है जो 1 यूनिट का मान है। कहता है 5 वर्ष बाद दोनों भाई की आयु के बीच का रेशियो बताइए। पहले देखो दोनों का वर्तमान निकालो, एक का 2 यूनिट, 5 साल बाद पूछा, 5 जोड़ लीजिए। 5 जो है 1 यूनिट का मान है, एक का वर्तमान 4 है, 5 साल बाद निकालना है, 5 जोड़ लीजिए। अब देखो ना, ये हो गया 10, 5 कितना हो गया आपका? 15, और यह हो गया आपका 25। 5 निकालेंगे, यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 5, यानी 3 अनुपात कितना हो गया आपका? 5। यानी दोनों भाई का जो उम्र है वह 5 वर्ष पश्चात उसके उम्रों का रेशियो जो होगा वह 3 अनुपात कितना होगा? 5। 3:5। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर आपका डी जो है कि राइट आंसर है। थोड़ा कमेंट सेक्शन को देख लेते हैं, किन्हीं के द्वारा अगर कोई तरह का बात पूछा गया उनका जवाब हम दे देते हैं। चलिए, वैसा तो कोई सवाल किसी का नहीं था, है ना। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 8 की। देखो क्या कहता है 8 नंबर प्रश्न मेरे भाई। बिल्कुल कोई तरह का परेशानी नहीं होगा, हम लगातार बताते हैं। बस मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि आपको हम बस टेस्ट ले करके छोड़ दें। हमारा उद्देश्य है टेस्ट के माध्यम से आपको पूरा चीज कंप्लीट करवा दे, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठे और जहां भी मैथ्स रीजनिंग का प्रश्न आता है तो बिल्कुल आप प्रश्न को सेकेंडों में बना पाए। मेरा उद्देश्य यह है। कहता किसी खेत का 2/5 भाग ए 6 दिन में जोतता। देखो मेरे भाई, अच्छा ए जो है वह 6 दिन में 2/5 भाग खेत जोतता है। इसका मतलब पूरा के लिए तो ज्यादा समय लेगा, ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। 2 से काट लीजिए 3 बार में, यानी ए पूरे खेत को कितना दिन में जोतेगा? 15 दिन में। आगे बढ़िए, उसी खेत को बी जो है 1/3 भाग 10 दिन में। अच्छा बी जो है 10 दिन में 1/3 खेत जोतता है, तो पूरा के लिए ज्यादा समय लेगा। 10 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा आपका? 30। यहां से पूरा कार्य जूम कर लीजिए, 15 30 कैल्सियम कितना हो जाएगा? 30। इफिशियंसी निकाल लीजिए, इसका हो जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा? पीछे भी हमने चर्चा की है, इफिशियंसी किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य होता है। अगर घंटा में तो 1 घंटा में किया गया कार्य होगा, अगर मिनट में समय दिया गया तो 1 मिनट में किया गया कार्य होगा। अब क्या कहता है बताए, दोनों मिलकर उसी खेत का 4/5 भाग। अच्छा पूरे खेत यानी पूरे कार्य को तो हमने 30 मान लिया। अच्छा 30 का 4/5 भाग दोनों मिलकर जो है ना, कहता कितना दिन में जो है
है ना, जोत सकेंगे। दोनों का इफिशियंसी देख लीजिए, 2 कितना हो गया आपका 3, है ना। 15 से काट लो 2 बार में, यानी 4 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 8, 8 डेज। 8 दिन में जो है दोनों मिलकर जो है पूरे खेत का जो है 4/5 भाग को जोत सकेगा, है ना। 8 दिन। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए जो है सकी आपका राइट आंसर है। यानी दोनों मिलकर जो है 8 दिन में जो है पूरे खेत का 4/5 हिस्सा जो है वह जोत लेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता एक नाव जो है धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब होता है धारा के विपरीत, जिसको अंग्रेजी में अपस्ट्रीम कहा जाता है। अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ, जिसको अंग्रेजी में डाउनस्ट्रीम कहा जाता है मेरे भाई। एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर, धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटा लेता है। देखिए सबसे पहली बात है, इस प्रश्न में आपको धारा का चाल चाहिए और ना तो नाव का चाल दिया, धारा का चाल आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे? देखो यहां पर एक उपाय बताते हैं आपको, यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है। ना तो यहां नाव का चाल, ना तो धारा का चाल, और धारा का चाल आपसे पूछा भी गया है। तो देखो चला सीधा डाउन स्ट्रीम, धारा के साथ वाला चाल को डी मान लेते हैं, अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत वाला चाल को यू मान लेते हैं। कंडीशन लगा 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलता है यानी अप स्ट्रीम, धारा के विपरीत वाला चाल को यू मान लेते हैं। और जबकि 36 किलोमीटर धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम, 36/d। समय कितना लिया? समय लिया पूरा 6 घंटा। कितना मेरे भाई? 6 घंटा। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर कितना? फर्स्ट। अगला कंडीशन देखिए, कहता है और धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत 36 किलोमीटर। चलिए तो 36/u है ना, और फिर क्या बोला? 24 किलोमीटर का दूरी धारा के अनुकूल, यही दूरी को पलट दिया जाता है तो समय 6.5 घंटा, यानी इसको लिखोगे आप 13 कितना 2। यहां से पहले डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का मान निकाल लेते हैं। अच्छा इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे? देखो इसमें 3 से गुना कर लीजिए, इसमें जो है कि 2 से गुना कर लीजिए और घटा लेते हैं दूसरा वाला, पहला वाला माइनस माइनस माइनस। सोचिए बात को, देखो समझना बात को। यह भी चेला 72/u, यह भी 72/u, उसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 2 से। क्या ये 108/d और ये 48/d, यानी इधर बच जाएगा आपके पास 60/d घटाने के बाद। देखो इसमें गुना करोगे तो 18 13 कितना हो जाएगा आपका 5, यानी डाउन स्ट्रीम जो हो जाएगा आपका वह डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा आपका 5 से 12 बार में डाउन स्ट्रीम हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम सोच लीजिए, किसी एक में मान का प्रयोग कर लीजिए। तो देखो डाउन स्ट्रीम 12 रखेंगे, 3 6 में 3 या 3 से 8 बार में, अप स्ट्रीम हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे क्या पूछा गया? कहता धारा का वेग बताइए। देखो एक बात सुन लेना मेरे भाई, अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो सुनिए कान खोल करके, कि अगर हमको अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम मालूम होता है, तो इन परिस्थितियों में अगर आपको नाव का वेग चाहिए तो डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2, जबकि धारा का वेग चाहिए तो डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम बाई 2। अच्छा डाउन स्ट्रीम में होता एक्चुअली क्या है? नाव का वेग प्लस में धारा का वेग, अप स्ट्रीम में नाव का वेग माइनस में धारा का वेग। तो धारा का चाहिए तो घटा करके दूसरे डिवाइड कर लीजिए, है ना। तो 12 माइनस में 8/2, 4/2, यानी कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यही पूछा गया था कि धारा का वेग बताइए, धारा का गति बताइए। धारा का गति कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर नाव का वेग पूछता तो डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2, 20/2 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है वस्तु का अंकित मूल्य जिसको मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस या फिर फेस वैल्यू भी कहा जाता है। कहता है क्रैमुल से 60, देखो क्रैमुल मान लेते हैं, एक वस्तु का 100 रुपया है, 60% अधिक का लेवल लगाया गया, कितना कीमत अंकित किया गया वस्तु पर? 160। दुकानदार द्वारा अपनी वस्तु को न किसी लाभ न किसी हानि पर बेचने के लिए वह अधिकतम कितना छूट प्रदान करेगा ग्राहक को? देखिए न लाभ न हानि पर बेचने का मतलब है क्रैमुल पर ही बेचना, यानी क्रैमुल जो है वह सेलिंग प्राइस का काम करेगा विक्रैमुल का। देखिए 60% अधिक का लेवल लगाया जरूर, लेकिन बेचता न लाभ न हानि पर यानी क्रैमुल पर ही बेचता है। तो सोचो 160 का लेवल लगाया और 100 में बेचा तो डिस्काउंट कितना का दिया? 60 का। नहीं,
डिस्काउंट चेला हमेशा मार्केट प्राइस फेस वैल्यू से दिया जाता है। ऐसा मत करना कि डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस से, नहीं, लाभ हानि का तुलना क्रय मूल्य से होता है। डिस्काउंट हमेशा अंकित कीमत पर ही दिया जाता है। यानी 60 का डिस्काउंट है, कहां से, 160 से। 60 जो 160 का कितना परसेंट है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 20 से 5 बार में, 20 से 8 बार में, देखिए यह हो जाएगा 15, यह हो जाएगा 2, यानी 75/2 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 37.5%। कितना, 37.5% का डिस्काउंट है। कितना, 37.5% का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए। यानी दुकानदार के द्वारा जो दिया जा रहा है छूट है, उसका प्रतिशत देखा जाए तो 37.5%। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है एक ईंट है, आप ईंट को देखे हैं, ईंट आपका मिट्टी का भी आता है, सीमेंट का भी ईंट आता है, सरकारी काम में सीमेंट का, कार्यकाल में सीमेंट का ईंट लगता है। कहता है एक ईंट का 7/16 भाग 21/8, देखो इधर, किसी ईंट का 7/16 भाग जो है वो 21/8 किलोग्राम है। अच्छा, 21/8 किलोग्राम जो है वह ईंट का 7/16 है, यानी पूरे ईंट का वजन ज्यादा होगा। ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे, यह पूरे ईंट का वजन हो गया। आपको पूरा ईंट का वजन नहीं बताना है, कहता ईंट का 5/12 भाग आपको बताना है। तो 5/12 बताना है तो 5/12 से गुना कर लेंगे। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। देखो 7 से 3 बार में काट लेते हैं, 8 से 2 बार में काट लीजिए, 3 गुना 6 से 2 बार में काट लीजिए, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 5/2। कितना मेरे भाई, 5/2 किलोग्राम। यानी पूरे ईंट का जो है 5/12 भाग का अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 5/2 किलोग्राम। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है एक व्यक्ति जो है, आराम से बात को समझिए, 40 किलोमीटर की दूरी, यह भी पूछा गया है एग्जाम में प्रश्न, रेलवे के एग्जाम में। 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है एक व्यक्ति को, वह 16 किलोमीटर का दूरी पैदल 4 के स्पीड से और बाकी बची दूरी टांगा से तय करता है। लास्ट में हमसे टांगा का ही स्पीड पूछा गया, पैदल वाला तो स्पीड दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्ति का। दो चीज से दूरी को तय करता है। देखिए बात समझ, 16 किलोमीटर पैदल चलता है, 4 का स्पीड है पैदल उसका। अच्छा 40 में 16 पैदल चला तो टांगा से कितना चलेगा, 24। टांगा समझते हो ना, घोड़ा गाड़ी, राजगीर आप जाते होंगे, देखते होंगे टांगा चलता है। बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल है जहां चला गया। टांगा का स्पीड को टी मान लेते हैं। यह समय निकल करके आ गया पूरे 40 किलोमीटर का दूरी तय करने में। अब एक बात समझिए, कहता यदि वह 16, अब देखिए कंडीशन को पलट रहा है। कहता अगर 16 टांगा से चले, शेष पैदल चले तो उसे 1 घंटा ज्यादा लगता। अब उलटिए, यहां था 16 पैदल, अब कहता अगर 16 टांगा से चले, शेष कितना, 24 किलोमीटर, इसको पैदल चले जिसका स्पीड है 4, तो पहले के अपेक्षा जो है 1 घंटा ज्यादा समय लग जाता है। कितना, 1 घंटा। यानी पहले जो समय लगता था, अब दूसरा स्थिति में पहले स्थिति से 1 घंटा ज्यादा समय लग जा रहा है। कैलकुलेट कीजिए, यह हो जाएगा आपके पास 16/t है ना, प्लस में यह हो जाएगा 6, माइनस में 4, माइनस में हो जाएगा आपके पास 24/t बराबर में। आराम से देखो मेरे भाई, इधर तो बच जाएगा आपके पास माइनस में 8/t, 2 बचेगा, 2 में से 1 क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं 16/t और लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं माइनस में 8/t, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अब देखिए 1 में से आपका जो है, हम यह 6 में से 4 गया 2, 1 में से 2 घटाएंगे -1, तो माइनस तो माइनस कट ही जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यानी टांगा का स्पीड हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे भाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यही टांगा का स्पीड है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान सा सवाल है। पहला कंडीशन का समय जो है उसका समय निकाले, दूसरा कंडीशन का समय के बारे में बोला है कि पहले की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगा करता है, समय में 1 घंटा का डिफरेंस है, टी का मान निकाल लेना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यही टांगा का स्पीड हो जाएगा। चलो अगले सवाल की ओर आ जाओ। कहता राम को जो है एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुआ और वह 20 अंकों से फेल हो गया। आदित्य 45 लाया, उत्तीर्णांक से 30 अंक ज्यादा। देखिए 2 लड़का का चर्चा है, 2 विद्यार्थी का, राम का और आदित्य का। अच्छा राम कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, 40, और कितना अंक से फेल होता है,
तो 20 अंक से फेल होता है, जबकि आदित्य जो है कितना प्राप्त करता है, 45% अंक प्राप्त करता है, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अंक क्या है, ज्यादा है। देखिए, राम पास मार्क से पीछे, आदित्य पास मार्क से आगे। देखो सेम डायरेक्शन अगर हो, जैसे दोनों बोले इतना इतना अंक से फेल कर जाए, सेम डायरेक्शन में घटा करके डिफरेंस निकालेंगे। दोनों के बारे में बोला जाए, पास मार्क से ज्यादा प्राप्त किया, सेम डायरेक्शन होगा, वहां भी डिफरेंस घटा के निकालेंगे। लेकिन एक बोले पास मार्क से कम, एक बोले पास मार्क से ज्यादा, तो डिफरेंस हम जोड़ के निकाला करते हैं। हाँ देखिए, तो राम पास मार्क से 20 ज्यादा और आदित्य पास मार्क से 30 अधिक, 30 20 50 अंक का डिफरेंस है। अगर प्रतिशत डिफरेंस देखा जाए तो कितना का है, 5% का। 50 अंक का डिफरेंस है, जो 5% का मान होगा, 100% निकाली। इससे क्या निकल के आया कि परीक्षा कितना नंबर का हुआ, कितना नंबर का हुआ, 1000 नंबर का टोटल परीक्षा हुआ। तो एक तो प्रश्न यही पूछ दिया जाता है कि परीक्षा का पूर्णांक बतावे, परीक्षा कितना नंबर का हुआ है, तो परीक्षा 1000 नंबर का हुआ है। अब लेकिन हमसे यह नहीं पूछा गया, हमसे कहता है, कहा गया चेला कि परीक्षा को पास करने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, पास करने के लिए, यानी पास मार्क बताना है। तो पहले परीक्षा पास करने के लिए कितना अंक चाहिए निकाल लीजिए। देखिए, दोनों से निकाल सकते हैं, राम से भी निकाल सकते हैं, आदित्य से भी निकाल सकते हैं। राम 40% लाया था, 20 अंक से फेल किया, तो 20 जोड़ लेंगे तो पास मार्क मिल जाएगा, यानी पास करने के लिए 420 नंबर चाहिए। आदित्य से भी आप निकाल सकते थे, 45% लाया, 450, 30 ज्यादा 30 कम कर लीजिए, उससे भी 420 आएगा। इसी का प्रतिशत बताना है। देखिए 420 जो है पूरे अंक का कितना परसेंट है, यानी 1000 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए काट लीजिए, है ना, 3 शून्य से 3 शून्य काट लीजिए, यानी परीक्षा को पास करने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो 42% अंक चाहिए, 42%। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी। परीक्षा को पास करने के लिए कितने अंक चाहिए, 420। परीक्षा हुआ कितना नंबर का, 1000 नंबर का। तो इतना प्रकार का प्रश्न इस प्रश्न में पूछा जाता है। आप हर बात को ध्यान में रखोगे, जो पूछेगा सब चीज का जवाब आपको हमने दे दिया। अगले सवाल की ओर आइए। बात एक शंकु का, जिसको अंग्रेजी में कोन कहा जाता है, और एक गोलार्ध का, यानी हाफ स्फेयर का बात किया गया है। क्या कहता है सुनिए, कहता है उसके आयतन जो है समान आधार है। पहले दोनों का आधार समान। देखिए, बात एक शंकु का हो, बात एक गोलार्ध का हो, दोनों का आधार में एक वृत्त हुआ करता है, सर्कल हुआ करता है। शंकु के आधार में भी वृत्त, और अर्ध गोला के, गोलार्ध मतलब अर्ध गोला, ऐसा नहीं समझना गोला का बात, गोलार्ध यानी गोला का आधा, हाफ स्फेयर का चर्चा है। दोनों का आधार समान है। आधार समान मतलब दोनों के आधार में जो वृत्त है वह समान है, इसका मतलब दोनों का रेडियस बराबर है। शंकु का ऊंचाई 12 है, गोलार्ध का त्रिज्या पूछा। चलो शंकु का आयतन लिखो, 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का ऊंचाई हो गया 12। अर्ध गोला का आयतन, गोला का 4/3 पाई आर क्यूब, अर्ध गोला का 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों का रेडियस बराबर था क्योंकि दोनों का बेस बराबर। चलिए चला, पाई/3 आर स्क्वायर कट जाएगा, केवल आर बचा, 2 से 6 बार में। यही तो पूछा गया था। गोलार्ध का त्रिज्या बताइए कितना, 6 सेंटीमीटर। यह गोलार्ध का ही त्रिज्या नहीं है, यह शंकु का भी त्रिज्या होगा। अगर शंकु का भी पूछा जाता तो उत्तर यही होता, 6 सेंटीमीटर ही होता। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता है 25 मीटर, ध्यान दीजिएगा, इसको बारीकी ढंग से समझिएगा। 25 मीटर की लंबाई, 12 मीटर की चौड़ाई, एक आयताकार स्विमिंग पूल में एक समान रूप से झुकती हुई फर्श है। वो अपनी लंबाई के एक छोर पर 2 मीटर गहरा, दूसरी छोर पर 3 मीटर गहरा। इस पुल को पूरी तरह से भरने के लिए कितने पानी की आवश्यकता है। बात स्विमिंग पूल का हो रहा है। देखिए, कहने का मतलब स्विमिंग पूल गए होंगे, अब तो बहुत तरह का स्विमिंग पूल बनता है। हाँ, तो उसका कंसेप्ट क्या है लॉजिकली, अगर हम जाएंगे बाई किताब अगर देखा जाए तो उसका कंसेप्ट यह है। देखिए, स्विमिंग पूल 2 प्रकार का, एक बर्तुल स्विमिंग पूल होता है जिसको कुआं बोलते हैं हम लोग, वह भी स्विमिंग पूल हम लोग किताबी भाषा में आता है बर्तुल स्विमिंग पूल। और यहाँ जो बात किया गया एक आयताकार स्विमिंग पूल का बात किया गया। देखिए बात समझिए, जैसे इसमें क्या होता है, पानी का लेवल यह है, जहां एंट्री मारे वहां पानी का गहराई थोड़ा कम है,
और धीरे 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 जा करके पानी का गहराई बढ़ते चला जाता है। यह कंसेप्ट है आयताकार स्विमिंग पूल का। इसको बाई डायग्राम पहले दिखाते हैं, देखिए। थोड़ा सा इधर स्पेस ले लेते हैं। समझिए बात को। यह कहानी है स्विमिंग पूल का, समझिएगा बारीकी ढंग से। इसका लंबाई है 25 मीटर, चौड़ाई हो गया 12 मीटर। कहता समान रूप से झुकता हुआ फर्श है। शुरुआत में इसका गहराई था कितना, यह 2 मीटर, लेकिन अंतिम छोर पर जाते जाते गहराई कितना मीटर हो जाता है, 3 मीटर। यही तो कंसेप्ट है। देखिए इधर पानी का लेवल हुआ समतल, जहां से एंट्री हमने मारा यहां गहराई था 2, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते गहराई कितना हो जाता, 3। हमने बताया स्विमिंग पूल से अगर प्रश्न आएगा, 2 प्रकार का स्विमिंग पूल, एक आयताकार स्विमिंग पूल होता है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और एक होता है वर्तुल स्विमिंग पूल जो सिलेंडर के रूप में होता है। कुआं आप गांव भर में देखे होंगे। इसका आयतन आपसे पूछा जा रहा है। देखो इधर पहले प्रोसेस बताते हैं, फिर एग्जाम का टॉनिक तो आपको बता ही देंगे कि कैसे एग्जाम में बना लेंगे सुविधापूर्वक। सुनिए देखो अगर इसको आका जाए ना तो एक प्रकार का प्रिज्म है। पूछो कैसे प्रिज्म है। अच्छा, प्रिज्म और पिरामिड आप समझते होंगे। प्रिज्म का मतलब होता है जिसका बेस जैसा हो, अगर ऊपरी सिरा तक वैसा ही उठता चला जाए तो वह प्रिज्म है, लेकिन अगर ऊपर जाकर के शंकुआकार हो जाए तो वह पिरामिड है। सिंपल सा कंसेप्ट। यह दोनों का आकार कभी सुनिश्चित होता नहीं, बेस बदलते रहता है, आकृति बदलते। एक प्रकार का प्रिज्म है। पूछो कैसे प्रिज्म है। देखो ये आगे का फलक जो दिख रहा है, आगे का फलक, इसको अगर बेस माने तो बिल्कुल पीछे तक वैसा ही फैला हुआ है। तो प्रिज्म का आयतन निकाल लो ना, क्लियर हो जाएगा। प्रिज्म का आयतन समझिए, या बेस मानेंगे, इसको ऊंचाई मानेंगे, प्रिज्म का आयतन निकल के आ जाएगा। प्रिज्म का आयतन होता क्या है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। इसीलिए इस स्विमिंग पूल का वॉल्यूम अगर निकालना होता है तो सीधा ध्यान लीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया पूरा। अब देखिए इस बेस का क्षेत्रफल यह कैसा दिख रहा है, समलंब चतुर्भुज है। इधर 2 इधर 3, समलंब 2 रेखा जो है पैरेलल है लेकिन आपस में बराबर है, समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। इस समलंब चतुर्भुज के लिए ऊंचाई का काम यह करेगा 25, क्योंकि ऊपर तो पानी का। अच्छा ऊंचाई समझते हो आप, ऊंचाई क्या होता है, हाइट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। ऊंचाई का मतलब होता है 2 समानांतर रेखाओं के बीच का सबसे न्यूनतम डिस्टेंस। जैसे एक बात बताइए, फर्श, यह छत, ऊंचाई ऐसा मत सोचो कि कहीं से ऊपर से तिरछा बिरछा घिचली वो चाहे नहीं छिला। ऊंचाई का मतलब सबसे कम हाइट होना चाहिए दोनों समानांतर रेखाओं के। सबसे कम हाइट कब होगा, जब परपेंडिकुलर की रहेंगे। यही तो ऊंचाई है, 2 समानांतर रेखाओं के बीच का न्यूनतम डिस्टेंस। चलिए तो अब फ्रंट का क्षेत्रफल आ गया, प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल आ गया। ऊंचाई निकालने के लिए 12 से गुना कर लीजिए, 2 से काट लो, कितना बार में, 6 बार में। 150 गुना कितना हो जाएगा आपका, 150 गुना 5 यानी 750, कितना, 750 मीटर क्यूब। यही तो है मेरे भाई, 750 मीटर क्यूब, घन मीटर। यही स्विमिंग पूल का आयतन है, इसमें इतना पानी आ जाएगा। अब देखो आपको इतना क्या दिमाग लगाने की जरूरत है, एग्जाम में इतना करोगे आप, हम कहेंगे चला करने की जरूरत भी नहीं है। आपको नौकरी चाहिए ना, नौकरी मिलेगा, बिना इसके किए हुए नौकरी मिलेगी। उसको कैसे नौकरी मिलेगा अब बताते हैं हम कहानी इसका। इसमें 2 प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, वो कंसेप्ट समझिएगा बात को। अगर ऊंचाई दुगो दिया जाता है तो उसको नाम दिया जाता है स्विमिंग पूल, अगर चौड़ाई दुगो दिया जाता है तो उसको नाम दिया जाता है नहर। दोनों प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। नहर, आप क्या करोगे, जिसका 2 मान देगा उसके औसत मान से सीधा गुना कर लेना,
घनाभ का आयतन जानते हो ना, क्या होता है, LBH। अगर ऊंचाई दुगो दिया तो औसत ऊंचाई से गुना करो, चौड़ाई दुगो दिया तो औसत चौड़ाई से गुना करो, दोनों का कंसेप्ट क्लियर। नहर का भी आयतन निकाल लोगे, स्विमिंग पूल का भी आयतन निकाल लोगे। इसका लंबाई कितना है चला, लंबाई हो गया आपका 25, चौड़ाई कितना है 12, गहराई एक तरफ था 2 जबकि एक तरफ कितना था 3, औसत गहराई से औसत ऊंचाई से गुना करेंगे, दूसरे 6 बार में 150 गुना 5, 750 मीटर की। बताइए इसमें क्या लफड़ा है, कोई लफड़ा नहीं, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ना। आप बिना डायग्राम बनाए हुए आसानी से प्रश्न का जवाब आप दे सकते। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। एक दुकानदार 9,889 रुपए प्रति वस्तु की दर से जो है 2 वस्तु बेचा, पहला पर 11% लाभ, दूसरा पर 11% हानि, कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। सुनिए बात का, देखो अगर 2 वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो और उसमें से एक को X% के लाभ पर जबकि दूसरा को X% के हानि पर बेचा जाए तो पूरे व्यापार में व्यापारी को, दुकानदार को न लाभ होता न हानि। कब, जब विक्रय मूल्य बराबर हो दोनों का और लाभ हानि का प्रतिशत मान बराबर हो। विक्रय मूल्य बराबर है, न लाभ होगा ना, सॉरी विक्रय मूल्य बराबर है, ना विक्रय मूल्य बराबर है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत का मान बराबर है, तो इस स्थिति में सदैव हानि होगा, हानि बराबर x² / 100%। दोनों बात, इसमें 2 प्रकार का प्रश्न आता है। जब 2 वस्तु का क्रय मूल्य आपस में बराबर हो, उसमें से एक को X% के लाभ पर दूसरा के X% हानि पर बेचा जाए तब पूरे व्यापार में न लाभ होता न हानि। लेकिन अगर 2 वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो और उसमें से एक को X% के लाभ पर जबकि दूसरा को X% के हानि पर बेचा जाए तो पूरे व्यापार में सदैव हानि होता है, हानि का मान x² / 100% हुआ करता है। क्रय मूल्य बराबर, न लाभ न हानि, विक्रय मूल्य बराबर, सदैव हानि, यहां विक्रय मूल्य बराबर है यानी हानि होगा x² / 100%, 11 का स्क्वायर बटा 100, 121/100 यानी 1.21% का हानि हो जाएगा। कितना का, 1.21% का। हाँ ऑप्शन भी टिक कीजिएगा होशियारी से, हानि भी है आपके पास, लाभ भी है। विक्रय मूल्य बराबर रहने की स्थिति में सदैव हानि होगा बशर्ते लाभ हानि का प्रतिशत बराबर होना चाहिए। क्रय मूल्य बराबर रहने की स्थिति में न लाभ होगा ना। अगले सवाल की ओर आते हैं। ये देखो cos 52, cos 68, cos 172, यह दोनों को पहले ब्रेक कर लीजिए। cos C + cos D, अच्छा cos C + cos D क्या होता है, 2 cos C + D/2, बड़ा वाला को C मानेंगे। 68 और 52 120/2 यानी कितना हो गया 60 इंटू cos C माइनस में D/2 घटाएंगे 16/2 यानी कितना 8। अब इसका मान निकाल लीजिए अलग से। अच्छा जब भी किसी कोण का मान निकालना होता है तो हमेशा तुलना 180 360 से किया जाता है, जितना कम या अधिक है लिखिए, पोजीशन के आधार पर प्लस माइनस चिन्ह लगा लीजिए। इसका मान हो जाएगा 180 से कितना कम 8 यानी इसका मान cos 8 डिग्री। पोजीशन सोचिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 जिसमें ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 जिसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव और साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट जो 180 से 270 जहां टेन और कॉट पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 जहां कॉस और सेक पॉजिटिव। तो सेकंड में तो कॉस नेगेटिव होगा। अब देखिए cos 60 का मान 1/2 तो 2 से 2 काट लीजिए, cos 8 में से cos 8 चला जाएगा, यह क्या हो जाएगा जी, बहुत सिंपल सा प्रश्न, 0। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा ए। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है एक व्यक्ति जो है ए से बी तक की दूरी 5 के स्पीड से जाता है और 4 के स्पीड से वापस आ जाता है, औसत चाल पूछा, एवरेज स्पीड आपसे पूछा। यहां एक बात समझो, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ए से बी तक ही दूरी जाना है और वापस आना है, जाता 5 के स्पीड से आता 4 के स्पीड से। आप जानते हो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है चाल अलग अलग, औसत चाल 2x/y बटा x + y, 5 4 कितना हो गया 9, 20 गुना कितना हो जाएगा आपका 40/9, यही तो औसत चाल है 40/9 किलोमीटर। ऐसा ऑप्शन ढूंढो 40/9 वाला, ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, चाल अलग अलग हो, औसत चाल 2x/y बटा x + y, जब टाइम कांस्टेंट हो, चाल अलग अलग हो, औसत चाल x + y/2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता एबीसी की कार्यक्षमता इफिशियंसी का रेशियो 257। इफिशियंसी किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य होता है, तीनों मिलकर काम को 10 दिन में बताएं, ये अकेला उस काम का, देखो तीनों मिलकर काम को 10 दिन में, तीनों को एक दिन का काम, 2 5 7 और 7 14, 10 दिन, एक दिन का काम हुआ 10 दिन में पूरा करता है, ये पूरा काम निकाल लिए। कहता ए अकेले उस काम का 30%, देखिए पूरा काम है इसका 30% करवाना है, किससे करवाना है, ए से कंप्लीट करवाना है, तो ए की इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे,
एक इफिशियंसी से, एक का इफिशियंसी कितना, 2 इफिशियंसी मतलब एक दिन का काट, काट के हटाइए, 2 शून्य कट गया, 2 से 7 बार में 7 गुना 3 यानी 21 डेज। कितना मेरे भाई, 21 दिन आपका राइट आंसर, 21 दिन में कंप्लीट कर लेगा कौन, ए जो है उस काम का 30% हिस्सा जो है 21 दिन में ए पूरा कर लेगा, 21 डेज। समझ रहे हैं बात को, एक दिन का काम 7 7 14, 10 दिन में पूरा काम निकाल ली। इस काम का 30% ए से करवाना, एक दिन के काम से डिवाइड कर लीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, और ये आपका मैथ्स का लास्ट प्रश्न है, फिर हम लोग रीजनिंग की दुनिया में चलेंगे। कहता 14 मीटर गुना 9 मीटर, ध्यान दीजिएगा, कमरे के फर्श को ढकने के लिए 63 सेंटीमीटर चौड़ी दरी के कितने मीटर की आवश्यकता। अच्छा एक बात समझो, चला पहले दरी का क्षेत्रफल निकालो, जो फर्श का क्षेत्रफल होगा, कमरा के फर्श पर ही बिछाना है, तो कमरा का फर्श का क्षेत्रफल 14 गुना 9, यही उसका लेंथ और ब्रेथ है। अच्छा एक सिंपल सा बात है, तो कमरा के फर्श पर दरी बिछाना है, तो जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वही दरी का क्षेत्रफल होगा, यह दरी का भी क्षेत्रफल है। अच्छा बताओ, तो दरी का लंबाई चाहिए तो दरी के चौड़ाई से डिवाइड कर लीजिए, दरी का चौड़ाई 63 सेंटीमीटर है, इसको ऊपर मीटर में, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर लेंगे, 9 सत्ते 63, यहां 2 बच गया, 100 से ऊपर गुना कर लीजिए, यानी 200 मीटर। कितना, 200 मीटर लंबा दरी का आवश्यकता है ना, इस कमरा के फर्श पर है ना ढकने के लिए पूर्ण रूपेण से 63 सेंटीमीटर चौड़ा दरी का अगर बात किया जाए तो, है ना। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं, आपका कमेंट भी देख लेते हैं। चलिए कोई प्रश्न नहीं है आपका, अगले सवाल पे आइए, रीजनिंग के दुनिया में चलते हैं। यह देखो सीरीज है आपका, कंप्लीट करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ बिलो नंबर सीरीज। सीरीज को पकड़िए, सीरीज तो प्रैक्टिस का चीज है। अच्छा इसमें आपको क्या लग रहा है, देखिए अगर देखोगे तो गुना 2 प्लस में 1, यही ना, फिर गुना 2 माइनस में 1, फिर गुना 2 प्लस में 1, फिर गुना 2 माइनस में 1। अब की बार क्या करें, गुना 2 प्लस में 1, यह हो जाएगा 74 प्लस में 1 कितना, 75, 75 आपका राइट आंसर है। यानी दुगना करके एक बार 1 जोड़ने का काम कर रहा है, फिर एक बार 1 घटाने का काम कर रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। हाँ पढ़िए, यह भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता होगा इस प्रकार का। कहता दिल्ली से आगरा के लिए हर 40 मिनट में एक बस चलती है। अच्छा दिल्ली से आगरा के लिए हर 40 मिनट पर एक बस छूटता है, चलता है। पूछताछ ऑफिसर ने बताया कि बस 10 मिनट पहले निकल गई, दूसरी बस 10:45 में निकलेगी। अच्छा एक बात समझो, दूसरा बस 10:45 में जाएगा, जो पूछने के बाद जाएगा, बस हर 40 मिनट पर चलती है, इसका मतलब इसके पहले वाला बस कब गया होगा, 10:05 पर गया होगा। नहीं, जैसे अगर अगला बस 10:45 में जाएगा, बस हर 40 मिनट में खुलता है, इसका मतलब इसके पहले का बस 10:05 में गया होगा। अब बात को समझना, जब पूछताछ काउंटर पर पूछा गया इस बस के बारे में, इसी बस के बारे में, तो बताया बस 10 मिनट पहले चली गई, गया तो अपना टाइम से 10:05 में गया, इसका मतलब जब पूछा गया था उस समय कितना हो रहा था, 10:15। तब ने 10 मिनट पहले यानी 10:05 में बस गई। हमसे वही कहता है पूछताछ ऑफिसर ने यात्री को किस वक्त सूचना दी, तो 10:15 AM, ऑप्शन नंबर डी, 10:15 ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। 15 फरवरी 2013 को शुक्रवार है, 15 फरवरी 2021 को क्या होगा, और डेज निकाल लीजिए। देखो चला, हमने कल के क्लास में भी आपको बताया था कि अगर सेम डेट में अगला साल जाते हैं तो साधारण वर्ष के फरवरी को क्रॉस करके जाते हैं तो 1 दिन बढ़ा करता है, जबकि लीप वर्ष के फरवरी को क्रॉस करके जाते हैं तो 2 दिन बढ़ा करता है। समझ रहे बात को, तो 13 से 21, 8 साल तो ऐसे हो गया, 8 दिन ऐसे बढ़ाना है। लीप वर्ष जय होगा एक दिन और बढ़ा ले, कै गो लीप वर्ष आएगा 13 से 18 बीच में, 14, 15, 16 लीप वर्ष समझते हो ना, जो 4 से डिविजिबल है, एक 16 आएगा, एक 20 आएगा, 2 गो लीप वर्ष, 8 दिन ऐसे और 2 लीप वर्ष, यानी टोटल 10 दिन बढ़ेगा। कितने दिन बढ़ेगा, 10 दिन।
7 से काटिए, यानी 3 दिन आपको जोड़ करके उत्तर करना है शुक्रवार में। अच्छा सोचो, शनिवार रविवार सोमवार, यानी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मंडे, सोमवार हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। देखिए टोटल 8 वर्ष भरा, तो 8 दिन तो ऐसे ही बढ़ गया, लीप वर्ष का एक दिन और बढ़ा लीजिए, 10 दिन बढ़ेगा। हर 7 दिन के बाद वही दिन आता है, 7 से काट लीजिए, 3 दिन बचा, फ्राइडे में 3 दिन जोड़ लीजिए, मंडे हो जाएगा। अगले सवाल पर आ जाइए। किसी निश्चित भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड, 237 का है वी आर बैड, 358 का है गुड एंड बैड। कहता एंड का कोड। अच्छा एक बात बताओ, एंड का इस्तेमाल आप देखो कहां कहां हुआ? एंड तो हमको केवल यही दिख रहा है, केवल और केवल यही दिख रहा है, इसलिए कोड भी इसका केवल और केवल इसी में होना चाहिए। 358 में भी कोई होगा, या तो 3 हो, या तो 5 हो, या तो 8। लेकिन हाँ, कोड ऐसा होना चाहिए जो कहीं और नहीं होना चाहिए। देखिए 5 तो नहीं होगा, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, और कोई कटेगा। 3 भी नहीं होगा, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, इसको काट के हटा। इसका मतलब एंड के लिए कौन सा कोड आएगा? तो 8 आएगा। क्या आएगा? क्योंकि एंड का इस्तेमाल केवल और केवल जो है आप देखोगे थर्ड स्टेटमेंट में ही किया गया, तो कोड भी केवल उसी के जगह पे होना चाहिए, उसी में होना चाहिए। 25 नंबर आ जाइए। ये देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है आपका, और लास्ट प्रश्न है। तथा स्टार चिन्हों को बदलने पर दिए गए समीकरण को संतुलित करना है। कौन सा? देखिए यह जो स्टार लगा है, इसमें बारी बारी ऑप्शन का प्रयोग करके आपको जांचना है कि कौन सा ऑप्शन लगाने के बाद आपका इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड हो जाता है। हाँ, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। पहला लगा के देखो, माइनस भागा प्लस बराबर, तो लगाओगे तो ये हो जाएगा, बोर्ड मास नियम लगाओगे ये हो जाएगा 8, 15 में से 8 गया 7, 36। यह तो संभव नहीं, इससे संभव नहीं। अगर दूसरा लगाते हो, प्लस भागा माइनस बराबर, यह क्या संभव है? पहले भाग का काम पहले क्या करिए, पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ कहानी, बोर्ड मास रूल आप जानते हो। 8, 15, 23, 23 में से 6 गया 17, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी के सिंबल का प्रयोग स्टार के स्थान पर करते हैं तो मेरा इक्वेशन संतुलित हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह था आपका मॉक टेस्ट 4। बिल्कुल जोरदार तरीका से हमने सभी प्रश्नों का बिल्कुल एकदम डिस्क्रिप्शन एकदम पूरा बेहतरीन ढंग से आपको करवाया। उम्मीद होगा आपको पूरा समझ में आया होगा। आप टाइम टू टाइम टेस्ट में जुड़े और पहले आप क्वेश्चन पेपर बना करके बैठे ताकि आपको और भी मजा आए, है ना। फिर मुलाकात होगी हम लोग का नेक्स्ट क्लास यानी कल के टेस्ट में, यानी टेस्ट नंबर 5 में। हाँ चला, आपका काम है हर एक दोस्तों को शेयर करना, बताना, है ना, ये टेस्ट पेपर चल रहा है मैथ्स का, और जो हर एक एग्जाम के लिए कारगर होगा, चाहे किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, सेंट्रल का एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम में जहां मैथ्स रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, हर एक एग्जाम के लिए कारगर बैच है। और मतलब ऐसा बैच होगा कि हम बोले 3-4-5 महीना में आपको ऐसा लगेगा, स्थिति के आधार पर जो बच्चे कमजोर हैं उसको ज्यादा समय लगेगा, जो थोड़ा तेज है उनको थोड़ा कम लगेगा, जो ज्यादा तेज है उनको थोड़ा कम, यानी लगेगा। फिर मैथ रीडिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप मेरा टेस्ट कंटिन्यू रखिए एग्जाम तक, बिल्कुल एग्जाम निकल जाएगा। जहां भी मैथ रीडिंग आता है बिल्कुल आसानी ढंग से आप प्रश्न का जवाब सेकंडों में देके आओगे और आपका नौकरी लग जाएगा आसानी से। चलिए फिर मुलाकात होगी कल की क्लास में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।